साथियों नमस्कार। एडवोकेट नरेंद्र जोशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज का वीडियो इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी कोई लोन डिफॉल्टर अपने हक और अधिकारों को जानने के लिए हमारा वीडियो देखता है तो एक ही सवाल होता है कि सर हमारा लोन सेटलमेंट करवा दीजिए। हमारे द्वारा इस मैटर में कई वीडियो पोस्ट किए गए हैं, जानकारी दी गई है कि लोन सेटलमेंट करना इतना इजी प्रोसेस नहीं है जितना कि आप समझ रहे हैं। और लोन सेटलमेंट कब होता है, कैसे होता है, इस पर डिटेल जानकारी हमारे द्वारा अक्सर दी जाती है। लेकिन फिर भी दिमाग में एक बात रहती है कि लोन का सेटलमेंट जो है सर वो कौन करेगा। वह लोन का सेटलमेंट बैंक में होगा, कोर्ट में होगा, लोन डिफॉल्टर के घर पर होगा, वकील साहब के द्वारा होगा या फिर रिकवरी एजेंट द्वारा होगा। और उसमें मेरी और इन तमाम चीजों की क्या भूमिका है, आज का वीडियो इसी बेस पर बात मुद्दे की, क्योंकि एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जब भी आपसे बात की जाएगी ना, इधर उधर की कोई फालतू बात नहीं करके हम बात मुद्दे की करते हैं। साथियों, एक बात आपको ये ध्यान रखनी आवश्यक है कि जब आप मल्टीपल लोन के कर्ज में फंस चुके हो, मल्टीपल लोन के दलदल में धंस चुके हो और आपकी ईएमआई डिफॉल्ट होने वाली है या हो चुकी है, तब ही आपके दिमाग में एक बात आती है कि मेरा लोन सेटलमेंट होना चाहिए। और आप ये सोचते हैं कि आप बैंक को जाके कहोगे कि भाई मेरा लोन सेटलमेंट कर दो और बैंक आपका लोन सेटल कर देगी। यानी कि मूल राशि से भी कम में आपका बैंक लोन सेटल कर लेगी, मूल राशि से भी कम राशि लेकर आपका खाता बंद कर देगी। यदि ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। आप ध्यान रखिए, आप एनबीएफसी कंपनी से आपने अनसिक्योर्ड लोन लिया है। वह अनसिक्योर्ड लोन आपको आपके क्रेडिट हिस्ट्री को देखकर, आपके सिविल स्कोर को देखकर दिया गया है। आप एनबीएफसी कंपनी के लिए दूध देती गाय है। ऐसी स्थिति में जब आप उनके लोन को टाइमली रीपे कर रहे हैं, पहले भी उनसे लोन ले चुके हैं, वह आपने टाइमली रीपे किए। और जैसा कि आप भलीभांति जानते हैं कि अनसिक्योर्ड लोन हैवी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होता है। पेनल्टी, किस्त चुकने के जो चार्जेस होते हैं वो, चेक बाउंसिंग के या ईसीएस बाउंसिंग के जो चार्जेस होते हैं वो उनके द्वारा एक्स्ट्रा ऐड कर दिए जाते हैं। और जितने दिन की आपकी ईएमआई डिफॉल्ट होती है ना, उसका पेनल चार्जेस अलग तरीके से जोड़ा जाता है। जाहिर सी बात है, आपने देखा होगा कि यदि आपके खाते में कोई ईसीएस बाउंस हुआ है तो उसका क्या चार्ज करता है आपका। किसी बैंक में 120 रुपए, किसी में 150 रुपए, किसी में 180 रुपए, लेकिन एनबीएफसी कंपनियों द्वारा मैक्सिमम 500 रुपीज चार्ज जोड़ा जाता है। यानी कि आपको जो चार्ज आपके बैंक अकाउंट से कटा वो कटा, लेकिन उतना ही चार्ज एनबीएफसी के बैंक अकाउंट से भी कटा, लेकिन उन्होंने उस चार्ज को कितना गिन लिया, 500 रुपीज तक गिन लिया। यानी कि ऊपर की जो 320 या 350 जो एक्स्ट्रा राशि है वह भी तो कंपनी के बेनिफिट में जुड़ रही है। तब ऐसी स्थिति में यदि आप कोई ईएमआई डिफॉल्ट करते हैं, 2, 5, 10 दिन बाद उस ईएमआई को चुकाते हैं, एक्स्ट्रा पेनल्टीज के साथ चुकाते हैं, ईसीएस बाउंसिंग के चार्जेस के साथ चुकाते हैं, तो कहीं ना कहीं एनबीएफसी कंपनी के लिए आप एक दूध देती गाय है। ऐसी स्थिति में यदि आप एक ईएमआई डिफॉल्ट होने पर या 2 ईएमआई डिफॉल्ट होने पर आप बैंक को जाकर ये कहते हैं कि मैं मेरा लोन सेटल करना चाहता हूं, तो आप खुद सोचिए, क्या बैंक या एनबीएफसी ऐसा करेंगे? बिल्कुल नहीं। बैंक या एनबीएफसी किसी भी अनसिक्योर्ड लोन में लोन का सेटलमेंट केवल और केवल उन्हीं परिस्थितियों में करते हैं
जब उन्हें एहसास हो जाए कि लोन एनपीए हो चुका है, अब ये लोन राइट ऑफ हो जाएगा और आगे हमको राशि वसूल करने में दिक्कत आएगी। बैंक हो या एनबीएफसी, वह सर्वप्रथम पहला महीना जब आपकी ईएमआई बाउंसिंग होती है तो वह कॉल के जरिए, फोन कस्टमर केयर कॉल के जरिए आपको रेगुलरली फोन करके आपका जो ड्यू अमाउंट है वो जमा कराने के लिए आग्रह करते हैं। रिकवरी एजेंट अपनी कोशिश करते हैं। ईएमआई बाउंसिंग के लिए सेक्शन 25 का केस फाइल किया जाता है। आर्बिट्रेशन नोटिस जारी किया जाता है। आर्बिट्रेशन की कार्रवाई जारी की जाती है। और इन सारी प्रक्रियाओं का यदि आपकी ओर से पुरजोर विरोध किया जाए, विरोध करने का मतलब ये नहीं है कि हाथों में तलवार और लकड़ी लेकर पहुंच जाए उनके ऑफिस और उनसे बहस करे। विरोध करने का मतलब ये भी नहीं है कि जिस कस्टमर केयर नंबर से फोन आया है आप उनसे लंबी वार्ता करें और प्रत्येक व्यक्ति को यह समझाने का प्रयास करें कि मैं किन विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते लोन की ईएमआई का भुगतान नहीं कर पा रहा हूं। कस्टमर केयर पे जो व्यक्ति आज आपसे बात कर रहा है, कल वो व्यक्ति नहीं होगा। वो केवल अपनी ड्यूटी निभा रहा है, अपना काम पूरा कर रहा है। लेकिन आप ये समझते हैं कि मैं उस व्यक्ति को अपनी सारी स्थितियों से, सारी परिस्थितियों से अवगत कराऊंगा तो वो व्यक्ति मेरी बातों को समझ जाएगा। तो कस्टमर केयर से जो बात करते हो आप मेल्स जो करते हो, रिकवरी एजेंट आपके घर पे आते हैं, आप उनको समझाते हो, तो ये विरोध करना या अपना पक्ष रखना कतई ना होगा। यदि आप मल्टीपल लोन के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं तो आपको अभिमन्यु नहीं, आपको अर्जुन बनना है, जो चक्रव्यूह को भेदना भी जानता हो और चक्रों को भेद कर बाहर निकलना भी जानता हो। और इसके लिए आपको एक परफेक्ट, एक अच्छे नॉलेज की जरूरत है। यदि आप ऐसे लोन के दलदल में धंस चुके हो कि आप दूसरा लोन लेकर ईएमआई भर रहे हो, आप अपने घर की बुनियादी चीजों को बेचकर अपने लोन पे कर रहे हो और केवल ईएमआई पे कर रहे हो। मैं ये कहता हूं कि आपके मल्टीपल लोन है, आपके पास कोई ऐसी चल अचल संपत्ति है जिसको बेचकर आप सारे लोनों से छुटकारा पा लो, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन आप ऐसे दलदल में धंसे हो कि यदि आज आप अंगूठी बेचेंगे, कल यदि आप घड़ी बेचेंगे, परसों यदि घर का कोई सामान बेचेंगे, तरसों यदि अपनी कार बेचेंगे, परसों यदि आप कोई तीसरी प्रॉपर्टी आपकी बेचेंगे, लेकिन उन सारों को बेचने के बाद भी यदि आप केवल ईएमआई का भुगतान ही कर पा रहे हैं, यदि आप लोन पे लोन लेकर लोन भर रहे हैं लेकिन केवल और केवल ईएमआई का भुगतान ही कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको लोन को स्टॉप करना होगा। आपको एक अच्छे फाइनेंशियल एक्सपर्ट एडवोकेट से राय लेनी पड़ेगी। कई लोग मुझे कहते हैं सर यूट्यूब पे ऐसा कोई नहीं कहता है कि आप नजदीकी एडवोकेट से कंसल्ट करें, एकमात्र आप कहते हो। तो इसका रीजन है, हम चाहते हैं कि आप नियरेस्ट एडवोकेट के पास जाएं, आप उनसे कंसल्ट करें, आप उनसे सलाह समाधान करें और फिर कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमसे बात कर सकते हैं। मैं कहता हूं कि यदि आप मल्टीपल लोन के डिफॉल्ट हो चुके हैं, यदि आप पहली ईएमआई डिफॉल्ट कर चुके हैं, यदि आप दूसरी ईएमआई डिफॉल्ट कर चुके हैं या फिर आने वाले महीने से आप डिफॉल्ट होने वाले हैं, तो ऐसी स्थितियों में अपने इरादों को, अपनी जानकारी के, अपनी विषम और आर्थिक परिस्थितियों से और किन कारणों से आप लोन डिफॉल्ट हो रहे हैं, आपको एक प्रायर नोटिस कंपनी को भेजना चाहिए। वो प्रायर नोटिस आपका आधार होता है और यहां मेल नहीं खेल के आपको कंपनी के कॉर्पोरेट ऑफिस, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस आपको उस लीगल नोटिस को, प्रायर नोटिस को भेजना चाहिए। वह प्रायर नोटिस किसी विधिक एक्सपर्ट व्यक्ति से, जो लॉ एक्सपर्ट हो, जो इन चीजों की बारीकी से समझ रखता हो, उसके माध्यम से भिजवाना चाहिए। और बेचकर जो डाक रसीद होती है उसको नोटिस के साथ अटैच करना चाहिए, अपनी कॉपी रखनी चाहिए और आपको कुछ दिन बाद, 2, 4, 8 दिन बाद उसकी डिलीवरी रिपोर्ट निकालनी चाहिए। हम जा रहे हैं लोन सेटलमेंट की तरह, लेकिन ये बातें सुनना आपको बहुत जरूरी है। अब जब आपका लोन डिफॉल्ट से रिलेटेड प्रायर नोटिस कंपनी के पास पहुंच गया तो मैक्सिमम देखना
कुछ चुनिंदा कंपनियों को छोड़ दो, बाकी कंपनियां जवाब भी नहीं देती है। आपको ये परवाह नहीं करनी है कि वो जवाब दे या न दे, वो भी आपको कितने मैसेज करते हैं, कितने कॉल करते हैं, कितने नोटिस भेजते हैं, क्या आप सबका रिप्लाई करते हैं? तो आप ये उम्मीद क्यों करते हो कि वो आपको रिप्लाई दे? बिल्कुल मत कीजिए। और यदि वह रिप्लाई करते हैं तो आपको भी उसका ही रिप्लाई सबमिट करना है। अगर आपने प्रायर नोटिस दिया, साथियों कहीं ना कहीं आपने अपना बचाव कर लिया। मैं कई हमारे साथियों से जो लोन डिफॉल्टर्स होते हैं, जब ये कहता हूं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर कि आप नजदीकी एडवोकेट से मिलिए, तो वो कहते हैं कि सर नजदीकी वकील साहब कह रहे हैं कि भाई इसमें नोटिस आगे से आने तो तब कुछ करेंगे, अभी कुछ करना नहीं चाहिए। तो मैं एक ही बात कह रहा हूं कि बारिश आने से पहले पाल बांधनी चाहिए। यदि शरीर के किसी अंग में छोटा सा चोट लगी हो तो इसका मतलब ये नहीं उसका इलाज करें, हम ये इंतजार करें क्या कि हमारा हाथ ही सड़ जाए। हमें हर चीज का प्रिकॉशन पहले से करना चाहिए। आपने यदि प्रायर नोटिस दे दिया और प्रायर नोटिस पूरे विधिक तर्ज पे दे दिया तो यकीन मानिए सेक्शन 25 का मुकदमा आप पे बने ही होता है। यकीन मानिए कि यदि आपने प्रायर नोटिस दे दिया और यदि आपने 138 का बचाव कर लिया तो कंपनी के पास एक आर्बिट्रेशन प्रोसेस रहता है। कंपनी आपको आर्बिट्रेशन नोटिस भेजती है, कंपनी भेजेगी, एडवोकेट के थ्रू भेजेगी, आर्बिट्रेटर की तरफ से नोटिस आएगा। आपने हर बार तरीके से कानूनी आधार पर यदि आपने उसका जवाब दे दिया, ऐसी स्थिति में जब एनबीएफसी कंपनी, चूंकि आप लोन डिफॉल्टर हैं, उन्होंने हर प्रयास कर लिया क्योंकि आपका पैसा ही नहीं, आप पैसा दे ही नहीं पा रहे, तो करे क्या? क्योंकि सेक्शन 25 के अंदर लंबा वक्त लग गया, 130 एनआई एक्ट को आपने डिफेंस कर लिया, आर्बिट्रेशन मैटर में आपने जवाब दे दिया, अगर उन्होंने अवार्ड पास भी कर दिया तो एग्जीक्यूशन कराने में दिक्कत आएगी। इन तमाम परिस्थितियों के बाद रिकवरी एजेंट्स फेल हो गए क्योंकि आपने इंटीमेशन लेटर का यूज किया। कॉल कस्टमर केयर फेल हो गए क्योंकि आपने उनको भाव दिया नहीं। अब ऐसी स्थिति के अंदर फर्जी नोटिसेज, जो अक्सर हमारे यूट्यूब पे कहते हैं कि आईपीसी के अंदर मुकदमा कर देंगे, पुलिस कमिश्नर को रिपोर्ट भेज दी, हमारी लीगल टीम दौरा करेगी, आपको घर से बाहर निकाल देगी, घर पे नोटिस चस्पा कर देगी। आप विभिन्न यूट्यूब चैनल को देखकर ये बात तो समझ चुके हैं कि ये सारी बातें महज कोरी अफवाह, गप है, जिनका कोई असल से लेना देना नहीं है। तो जनता की अवेयरनेस इतनी बढ़ गई है कि वह आज ये समझ चुकी है क्या सही है क्या गलत है। और इन तमाम परिस्थितियों के बावजूद यदि कंपनी अपनी राशि को रिकवर नहीं कर पाती है तो उनका लोन एनपीए होता है, उनका लोन राइट ऑफ में जाता है। अपनी कंपनी की वर्थ को बचाने के लिए, अपने डिफॉल्टर्स को कम करने के लिए, अपने एनपीए की ग्रोथ को कम करने के लिए, अपने राइट ऑफ की संख्या को कम करने के लिए, अपने शेयर बाजार को मैनेज करने के लिए, शेयर मार्केट को, अपने शेयर्स को मैनेज करने के लिए उन्हें करना क्या है? आपसे सेटलमेंट करना है। अब ये सेटलमेंट यदि लोक अदालत का नोटिस आया है तो आप लोक अदालत में, अगर आपके पास पैसा है और लोक अदालत में जा रहे हो तो वहां बातचीत होकर भी हो सकता है। यदि आपने अपने वकील साहब के द्वारा प्रॉपर नोटिस भेजे और आपने पूरी तरह डिफेंस कर लिया है तो बिना लोक अदालत में गए भी ये आपको सेटलमेंट लेटर प्रोवाइड करते हैं, वहां भी सेटलमेंट होता है। रिकवरी एजेंट जब ये बात मान लेते हैं कि भाई इस लोन की वसूली नहीं हो पा रही है और अपनी रिपोर्ट दे देते हैं कि भाई यहां से मैं नहीं निकाल सका, जब रिकवरी एजेंट नहीं कुछ नहीं कर पाए, आर्बिट्रेटर महोदय के अवार्ड पास नहीं हो पाए, सेक्शन 25 में लंबे वक्त की बात हो गई, 138 एनआई एक्ट में डिफेंस हो गया, लोक अदालत में भी अगर आपके पास नोटिस आया और आप नहीं गए, पैसा है ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में बैंक खुद ब खुद आपको कहती है कि भाई इस लोन का सेटलमेंट कर लो। और जितना समय जाया ना उतनी कम राशि के अंदर सेटलमेंट होता है। लेकिन ये कतई मत सोचो, ये कतई मत सोचो कि 1 या 2 ईएमआई होते ही आपका लोन सेटलमेंट हो जाएगा। और मैं एक बार और कहता हूं, कई साथी हमको फोन करते हैं, सर हमने लोन सेटलमेंट किया फिर भी कंपनी ने उसके बाद भी हमसे वसूली कर रही है, हमारे घर रिकवरी एजेंट भेज रही है। तो जाहिर सी बात है कि आपने बिना लोन का सेटलमेंट लेटर लिए आपने सेटलमेंट कर दिया।
या फिर लोन सेटलमेंट लेटर में जो नियम और शर्तें थी उसके मुताबिक आपने पेमेंट जमा नहीं कराया, उस समय के बाद कराया, या ये समझ लीजिए कि लोन सेटलमेंट लेटर जो आपको दिया गया वो फर्जी था, आप उसकी पहचान ही नहीं कर पाए। तो साथियों ये ध्यान रखिएगा कि लोन सेटलमेंट बैंक और लोन डिफॉल्टर दोनों के बीच के मध्य की बात है। जब बैंक को पूरी तरह इस चीज का एहसास हो जाता है कि अब लोन की रिकवरी हमारे लिए किसी भी रूप से संभव नहीं है, तब लोन सेटलमेंट होता है। और लोन सेटलमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका आपके लीगल एक्सपर्ट की होती है, चाहे आप ऑनलाइन संपर्क में रहो या ऑफलाइन संपर्क में रहो। जिन भी एडवोकेट्स के माध्यम से आप संपर्क में हो, वह आपको प्रत्येक नोटिस, जो नोटिस आपको आता है उस नोटिस की वर्थ क्या है, उस नोटिस पे क्या प्रोसीडिंग होगी, उसका बचाव कैसे है, किस तरीके से आप उनको लिंगर ऑन कर सकते हो, किस तरीके से आप अपने लोन का सेटलमेंट कम राशि में कर सकते हो, ये संपूर्ण जानकारी आपको आपके विधिवेत्ता द्वारा दी जाती है, आपके लीगल एक्सपर्ट द्वारा दी जाती है। इसीलिए एक बात ध्यान रखिए कि यदि चंद्रगुप्त बनना है ना, तो चाणक्य होना चाहिए। यदि आपको अर्जुन धनुर्धर बनना है तो द्रोण जैसा गुरु होना चाहिए। आप यदि लोन के दलदल में धंस चुके हो तो आपके पास एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आपका मार्ग प्रशस्त करे, जो आपको हर चीज की जानकारी दे, जो आपको इस दलदल से निकालने के लिए अच्छी सलाह दे सके। और ये बात ध्यान रखिएगा, कभी कभी कुछ सलाह कड़वी भी होती है। कई बार मुझे लोग फोन करते हैं और मुझे पूछते हैं कि सर ये मामला है, मैं यहाँ क्या करूं। तो मेरा एक जवाब होता है कि सॉरी, इस मैटर में मैं आपको अच्छी सलाह दूंगा, आपको करना ये चाहिए, लेकिन आप चाह ये रहे हो, आप किसी भी दूसरे से संपर्क करोगे वो आपकी हाँ में हाँ मिलाएगा, लेकिन मैं किसी की हाँ में हाँ नहीं मिलाता हूं। मैं वही सजेशन देता हूं जो आपके लिए प्रॉपर है, आपके लिए जरूरी है और आपके फ्यूचर को प्रोटेक्ट कर सकता है। तो साथियों एक बात कहूंगा, लोन सेटलमेंट में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है आपके लीगल एक्सपर्ट की, आपके उस व्यक्ति की जो आपको दलदल में निकालने के लिए एक अच्छी सलाह देता है। इसीलिए मैं एक बात कहूंगा, 100 गुरु मत बनाइए, केवल एक बनाइए। आप अपने नजदीकी एडवोकेट से कंसल्ट कीजिए, आप सिर्फ उनको यह बताइए कि सर मैं मल्टीपल लोन में धंस चुका हूं, अनसिक्योर्ड लोन है, मेरे ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है, किस तरीके से आप मेरा डिफेंस कर सकते हैं। अगर वह खुद ब खुद आपको सेक्शन 25 की बात करते हैं, सेक्शन 138 एनआई एक्ट की बात करते हैं, रिकवरी एजेंट हरेसमेंट की बात करते हैं, प्रायर नोटिस की बात करते हैं, इंटीमेशन लेटर की बात करते हैं, आर्बिट्रेशन से संबंधित 2 से 3 प्रकार के नोटिसेस की बात करते हैं, आर्बिट्रेशन अवार्ड को चुनौती की बात करते हैं, तो यकीन मानना उनका नॉलेज परफेक्ट है। आप उनसे जुड़ सकते हैं, आप उनसे कोई भी वर्क करा सकते हैं। और इस मैटर में यदि कोई हमारा सजेशन चाहते हैं तो बिंदास आप कॉल कर सकते हैं, हमारे द्वारा आपको सजेशन दिया जाएगा। वैसे हमारे द्वारा कहा जाता है कि आप हमारे केवल यूट्यूब चैनल पर विजिट भी कर लेंगे ना, तो भविष्य में कभी आपको कहीं और से जानकारी लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सिर्फ ये कहना है आज के वीडियो का कि लोन सेटलमेंट में सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका होती है आपके विधिवेत्ता की, आपके द्रोण की, आपके आचार्य चाणक्य की, जो आपको इन तमाम मुसीबतों से निकालते हैं। साथियों इसी प्रकार के लीगल अपडेट्स, लोन डिफॉल्टर के हक और अधिकारों की बात इस यूट्यूब चैनल पर की जाती है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें। और हमारी कोशिश रहती है आपके हक और अधिकारों के बारे में ऐसी अलग जानकारियां आपके लिए लाने की। लेकिन एक बात कहूंगा, सेटलमेंट के लिए किसी एजेंसी को हायर ना करें। कोई ये कहता है कि मुझे पैसा दो मैं सेटलमेंट कराऊंगा, ये नहीं। आप प्रायर नोटिस भिजवाइए, इंटीमेशन लेटर भेजिए, नोटिस के रिप्लाई कीजिए, आर्बिट्रेशन के रिप्लाई कीजिए, ये सारा प्रोसेस कीजिए, लोन खुद ब खुद सेटल होते हैं। और लोन के दलदल में धंस चुके हो ना, तो हमारे हर वीडियो आपके लिए ब्रह्मास्त्र है। रात को कान में बड्स डालकर बिल्कुल आप हमारे वीडियो सुने, समझें और एक एक चीज को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करें, क्योंकि आपके हक और अधिकारों को बुलंद आवाज के साथ हमारे चैनल पर पोस्ट किया जाता है। यदि आपका कोई मित्र, परिचित, रिश्तेदार लोन के दलदल में धंस चुका है और यदि उसको कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है, तो एक बार हमारा वीडियो उसे जरूर शेयर करें। धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।